जनक आइंस्टीन है। E बराबर mc² का समीकरण दिया था आइंस्टीन ने। भौतिक शब्द की उत्पत्ति हुई है फ्रेंच से। ग्रीक शब्द फ्रेंच का अर्थ होता है प्राकृतिक। मानव का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता पद्धति जो है इसका SI स्वीकार किया गया था 1967 ईस्वी में। SI पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या जो है ये 7 है। SI पद्धति में संपूरक मात्रकों की संख्या 2 है। प्रकाश वर्ष की मात्रक जो है ये दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। समुद्रीय दूरी मापने की इकाई है नॉटिकल मील। एक नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर। जल की प्रवाह दर को मापा जाता है क्यूसेक से। एक क्यूसेक 28.317 लीटर होता है। समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन। घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। रेखीय वेग की मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। दो वस्तुओं के बीच के कोणीय दूरी को मापा जाता है ये सेक्सटेट से। जुड़वा आघूर्ण की मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है डॉप्सन से। प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक होता है लक्स। द्रव्यमान का मात्रक जो है ये किलोग्राम होता है। एक माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिली। 0.00 मिली बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। एक नैनोमीटर बराबर होते हैं 10⁻⁻9 मीटर। फर्मी मीटर की लंबाई की न्यूनतम इकाई है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला। एक पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻12 ग्राम। एक फैदो बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर। एक गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर। एक हीरे बराबर होता है 200 मिलीग्राम। एक फैदम जो है ये बराबर होता है 6 फीट। यहाँ से हम लोग महत्वपूर्ण मापन उपकरण देख लेते हैं। गैसों का दाब मापा जाता है नैनोमीटर से। द्रव की श्यानता मापा जाता है विस्कोमीटर से। द्रव की प्रवाह गति मापा जाता है बेंचुरीमीटर से। बादलों की ऊंचाई वेग गति की दिशा की माप की जाती है नेफोस्कोप से। वाहक की चाल मापा जाता है टेक्योमीटर से। वाहक दूर तय किया जाता है ये ऑडियोमीटर से। रक्तचाप मापा जाता है स्फिग्नोमीटर से। समुद्र में डूबा हुआ वस्तु की स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता है सोनार का। सोनार का संपूर्ण रूप होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार प्रयोग किया जाता है नौ संचालन द्वारा। सागर की गहराई मापी जाती है फैथोमीटर से। समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई मापी जाती है अल्टीमीटर से। सोलर रिएक्टर मापा जाता है पाइरोहीलियोमीटर या पाइरेनोमीटर से। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता पेरिस्कोप का। ध्वनि की तीव्रता मापक यंत्र होता है ऑडियोमीटर। भूकंपीय तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर पैमाना पर। भूकंपीय तीव्रता मापक यंत्र होता है सिस्मोग्राफ। पौधे में वृद्धि मापने का यंत्र होता है क्रेसोग्राफ। हवा के वेग तथा उसकी दिशा मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है एनीमोमीटर का।
दुग्ध उत्पादन में वसा की मात्रा किस यंत्र से मापा जाता है? ब्यूटीरोमीटर से। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र पॉलीग्राफ। घूमती हुई वस्तु की गति की माप की जाती है गायरोस्कोप से। घूमते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन को मापा जाता है एस्ट्रोबोस्कोप से। किलोवाट घंटा इकाई है ऊर्जा का। बोलोमीटर मापा जाता है तापमान का। यहाँ से हम लोग सदिश एवं अदिश राशियाँ देख लेते हैं। वैसे राशियाँ जिनके केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं, अदिश राशि कहलाता है। प्रमुख अदिश राशि जो है ये द्रव्यमान है, चालक, आयतन, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, समय, दाब, ताप, प्राकृतिक विद्युत धारा, घनत्व, दूरी, ये सभी जो है ये अदिश राशि है। वैसे भौतिक राशि जिनका परिणाम तथा दिशा दोनों होता है कहलाती है सदिश राशि। प्रमुख सदिश राशि देख लेते हैं। वेग, आवेग, विस्थापन, बल, त्वरण, संवेग, ये सभी जो है ये सदिश राशि है। यहाँ से हम लोग चाल, वेग, विस्थापन एवं त्वरण देख लेते हैं। एक निश्चित दिशा में दो वस्तुओं के बीच की लंबवत दूरी कहलाती है विस्थापन। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी कहलाता है चाल। किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी कहलाता है वेग। चाल तथा वेग का मात्रा होता है मीटर प्रति सेकेंड। वेग तथा चाल की बीमा होती है mt-1। किसी पिंड द्वारा इकाई समय में ध्रुवांतर पर बनाया गया कोण कहलाता है कोणीय वेग। कोणीय वेग का मात्रक होता है रेडियन सेकेंड। कोणीय वेग का बीमा होता है mlt-1। वेग परिवर्तन की दर कहलाता है त्वरण। त्वरण का ऐसा मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। त्वरण की बीमा होती है LT-2। ऋणात्मक त्वरण कहलाता है ये मंदन कहलाता है। यहाँ से हम लोग बल, आवेग एवं आघूर्ण देख लेते हैं। यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत कम समय तक कार्यरत रहते तो बल और समय के गुणनफल को उस वस्तु को कहते हैं आवेग। आवेग का मात्रक जो होता है ये न्यूटन सेकेंड होता है। बल एक प्रकार का दबाव या खिंचाव होता है। बल का ऐसा मात्रक जो है ये न्यूटन होता है। बल्ब का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁻⁻5 डाइन। बल्ब की बीमा होती है mlt²। बल गुणनफल होता है मात्रक और त्वरण का। वृत्तीय मार्ग पर केंद्र की ओर लाने वाला बल्ब जो है वह कहलाता है विकेंद्र बल। अविकेंद्रीय बल का उदाहरण है पृथ्वी के परितः कृत्रिम उपग्रहों की गति। अभिकेंद्र बल की दिशा होती है केंद्र की ओर। वृत्तीय मार्ग पर केंद्र से बाहर लगने वाला बल्ब कहलाता है अपकेंद्र बल। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन का कार्य जो है यह अपकेंद्र बल होता है। शार्क्स में मौत का कुआं का खेल का उदाहरण है अपकेंद्र बल का। बल द्वारा किसी वस्तु को एक अक्ष के पारित घुमाने पर क्रिया कहलाता है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण एक सदिश राशि है। बल आघूर्ण की मात्रा होता है न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण की बीमा होता है ml²t²। जड़त्व आघूर्ण का कोणीय त्वरण गुणनफल होता है बल आघूर्ण या टॉर्क। यहाँ से हम लोग सरल मशीन देख लेते हैं। सरल मशीन एक युक्ति जिसकी सहायता से सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर कोई कार्य किया जाता है। सरल मशीन का कार्य बल आघूर्ण के सिद्धांत पर है। सरल मशीन का उदाहरण जो है ये उत्तोलक है, घिरनी और प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, कैंची, पिलास, हैंडपंप, झूला, कील उखाड़ने की मशीन।
द्वितीय श्रेणी का जो उत्तोलक है ये सरोता ओपन नींबू निचोड़ने की मशीन। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक स्टेपलर चिमटा, मनुष्य का हाथ, किसान का हाथ तथा बेलचा। उत्तोलक द्वारा उठाए गए भार तथा भार को उठाने के लिए आयास बल के अनुपात को कहलाते हैं उत्तोलक या यांत्रिकी लाभ। यहाँ से हम लोग प्रक्षेपीय गति देख लेते हैं। जब किसी पिंड को क्षैतिज गति से कोण बनते हुए ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेपित किया जाता है तो पिंड का यह गति कहलाता है प्रक्षेपीय गति। प्रक्षेपीय गति का उदाहरण धनुष से टूटा बाण, तोप से टूटा गोला। प्रक्षेप का पथ होता है प्रवलयकार। प्रक्षेप को अधिकतर दूरी तक फेंकने के लिए जो है वह प्रक्षेपित किया जाता है। 45 डिग्री कोण से प्रक्षेप की ऊंचाई अधिकतम होगा जब प्रक्षेप की कोण जो है वह 90 डिग्री होगा। यहाँ से हम लोग घर्षण एवं घर्षण बल देख लेते हैं। वह बल जो वस्तु के संपर्क ताइये पर कार्य करता है तथा सापेक्ष गति का विरोध करता है कहलाता है घर्षण बल। मशीनों में घर्षण कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है स्नेहक या ग्रेफाइट का। किसी सरकती वस्तु पर लगने वाला आकर्षण बल कहलाता है सर्पी घर्षण बल। किसी लुढ़कती हुई वस्तु और सतह के बीच लगने वाला घर्षण बल जो है वह कहलाती है ये लोटनी घर्षण बल कहलाता है। किसी वस्तु को किसी सतह पर खिसकाने पर जो घर्षण बल गति का विरोध करता है उसे कहा जाता है स्थितिक घर्षण बल। किसी घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है स्थितिक घर्षण बल। लोटनी घर्षण बल का मान होता है सबसे कम। अंतरिक्ष में गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रक्षेप करने पर जल उठता है वायु के घर्षण के कारण। ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव होता है घर्षण के कारण। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है घर्षण कम करने के लिए। यहाँ से हम लोग न्यूटन की गति के नियम एवं जड़त्व के नियम देख लेते हैं। प्रिंसिपिया पुस्तक को किसने लिखा? ये न्यूटन ने। गति के नियम का प्रतिपादन किया है न्यूटन ने। न्यूटन के प्रथम गति के नियम के अनुसार कोई भी गतिमान या स्थिर वस्तु अपनी गति या स्थिर अवस्था को तब तक बनाए रखती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। न्यूटन का प्रथम गति का नियम कहलाता है गैलीलियो द्वारा जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम की खोज की गैलीलियो ने। बस से अचानक चलने पर यात्री का पीछा की ओर गिरता है विराम के जड़त्व के कारण। बस के अचानक रुकने पर यात्री का आगे की ओर झुकता है गति के जड़त्व के कारण। डंडे से प्रहार करने पर कोट की धूल झड़ जाती है ये विराम जड़त्व के कारण। वस्तु के जड़त्व मापने की इकाई जो है ये द्रव्यमान है। बल की परिभाषा प्राप्त होता है न्यूटन गति के प्रथम नियम से। न्यूटन गति के द्वितीय गति के नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर लगे बल के अनुक्रमानुपाती होता है। बल का व्यंजक होता है ये द्वितीय बल का नियम। न्यूटन के तृतीय गति के नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने के कारण है ये प्रतिक्रिया। गति का प्रथम समीकरण जो है ये -v बराबर u + at होता है। गति का द्वितीय समीकरण जो है s बराबर ut + ½ 2 at स्क्वायर होता है। गति का द्वितीय समीकरण का संबंध प्रदान करता है वस्तु की स्थिति और समय के बीच। संवेग एवं भार देख लेते हैं।
किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा वेग का जो है ये गुणनफल संवेग कहलाता है। संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर सेकेंड होता है। संवेग की विमा mL/t-1 होता है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत के अनुसार गति के कण के किसी समूह पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग अपरिवर्तित रहता है। रॉकेट का गति उड़ान कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है रॉकेट में। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। पृथ्वी जिस बल से किसी पिंड को अपनी ओर खींचता है कहलाता है भार। भार का मात्रक होता है न्यूटन। 1 किलोग्राम बराबर होता है 9.8 न्यूटन। वस्तु का भार कम होता है विषुवत रेखा पर। वस्तु का भार सर्वाधिक होता है ध्रुव पर। वस्तु का भार शून्य होता है केंद्र पर। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर भार का होता है 1/6। किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर इसका भार होगा 100 न्यूटन। पानी पर तैरती हुई वस्तु का आभासी भार होता है 0। चंद्रमा पर द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का होता है 1/21वां भाग। कार्य एवं ऊर्जा किसी वस्तु पर बल लगाकर उससे बल की दिशा विस्थापित करना कहलाता है कार्य। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य में केवल परिणाम दिशा नहीं होता है। कार्य जो है एक अदिश राशि है। कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है। कार्य का सीजीएस मात्रक जो है ये अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है वस्तु के द्रव्यमान पर। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। एक वस्तु पर एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगी यदि उसका विस्थापन जो है वह शून्य होगा। कार्य हुआ माना जाता है जब बल लगाने पर वस्तु की विस्थापित होती हो। यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ में घुमाई जाती है तो उसका किया गया कार्य जो है ये शून्य है। कार्य ऋणात्मक माना जाता है जब विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होती है। कार्य करने की क्षमता कहलाती है ऊर्जा। ऊर्जा कैसा मात्रक जूल है। 1 ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा 9 किलो कैलोरी होता है। किसी वस्तु में स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता कहलाती है स्थितिज ऊर्जा। खींचे हुए धनुष के तार, खींचे गए रबर बैंड तथा घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है वह स्थितिज ऊर्जा। तनी हुई स्प्रिंग में होता है स्थितिज ऊर्जा। बांध बनाकर रोके गए जल की ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। किसी ऊंचाई पर रखे गए पिंड होती है स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु की गति के कारण कार्य करने की क्षमता कहलाती है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv² का। बहते हुए जल में धनुष से छोड़े गए तीर में संग्रहित ऊर्जा होती है वह गतिज ऊर्जा। बहती हुई हवा में होती है गतिज ऊर्जा। चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति की ऊर्जा होगी गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों। किसी वस्तु का वेग 2 गुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी 4 गुना। किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी 2 गुना। संवेग को 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा हो जाएगी 4 गुना। स्थितिज और गतिज ऊर्जा का योग कहलाती है यांत्रिकी ऊर्जा। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा का न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। लेंज का नियम परिमाण जो है ऊर्जा संरक्षण का। यहाँ से हम लोग शक्ति देख लेते हैं। कार्य करने की दर शक्ति कहलाता है। शक्ति कैसा है मात्रक वाट होता है। 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकेंड। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है
3.6 गुने 10⁻6 जूल। विद्युत ऊर्जा संयंत्रों की क्षमता प्रदर्शित की जाती है मेगावाट में। 1 मेगावाट बराबर होता है 1000 किलोवाट का। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। साधारण मनुष्य की शक्ति होती है 0.05 से 0.1 अश्व शक्ति। यहाँ से हम लोग गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय त्वरण देख लेते हैं। बल जिससे पृथ्वी वस्तुओं की अपनी ओर खींचती है कहलाती है गुरुत्वीय बल। दो पिंडों के मध्य लगने वाला घर्षण बल कहलाता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है कहलाता है वह गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जी का मान सबसे अधिक होता है ध्रुव पर। जी का मान कम होता है विषुवत रेखा पर। जी का मान 0 होता है पृथ्वी के केंद्र पर। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 गुना होता है। गुरुत्वीय त्वरण निर्भर नहीं करता है द्रव्यमान और आकार पर। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जो है ये घटता है। जब कोई वस्तु पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जो है वह ऋणात्मक होता है। गुरुत्वीय त्वरण का सिद्धांत दिया है न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया था? ये न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी है एक अदिश राशि। गुरुत्वाकर्षण नियतांक 12 जी का मान होता है 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम स्क्वायर। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण होता है समान होता है। लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है। लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है। नीचे आते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो लिफ्ट की स्थिति पिंड का भार होगा ये 0 होगा। जब पिंड एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाता है तो इस दिशा में भार कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है। शून्य गुरुत्वाकर्षण कहलाता है भारहीनता। मुक्त स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु का भार होता है 0। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तित रहता है। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिरने पर होता है। लोहे की गेंद पहले गिरेगी लकड़ी की बाद में। हवा की अनुपस्थिति में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर वेग एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। यहाँ से हम लोग कृत्रिम उपग्रह एवं प्लायन वेग देख लेते हैं। ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड कहलाते हैं उपग्रह। ग्रहों की गति संबंधित नियम का प्रतिपादन किया था केपलर ने। भू स्थिर उपग्रह स्थित होते हैं पृथ्वी तल के 36,000 किमी की ऊंचाई पर। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करता है पश्चिम से पूर्व की ओर। भू-स्थिर उपग्रह परिक्रमण काल 24 घंटा होता है। संचार उपग्रह प्रायः स्थापित किए जाते हैं भू-स्थिर कक्षाओं में। कृत्रिम उपग्रह के अंदर प्रत्येक वस्तु का भार 0 होता है। उपग्रहों की चाल निर्भर नहीं करती है उसके द्रव्यमान पर। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है सौर सेल। वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर सकता है कहलाता है प्लायन वेग। पृथ्वी के लिए प्लायन वेग जो है वह 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। सूर्य के लिए प्लायन वेग 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है।
चंद्रमा के लिए प्लायन वेग 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। प्लायन वेग कक्षीय वेग का होता है √2 गुना। यहाँ से हम लोग दाब देख लेते हैं। किसी वस्तु के एकाएक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल्ब कहलाता है दाब। दाब कैसे मात्रक होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिससे पास्कल भी कहा जाता है। 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। दाब की बीमा होती है ml-1 t-2। दाब निर्भर करता है क्षेत्रीय क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल कम होने पर दाब अधिक लगता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ की गलनांक घट जाता है। बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक जो है वह घट जाता है। द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ता है। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान जो है वह स्थिर रहेगा। यहाँ से हम लोग वायुमंडलीय दाब देख लेते हैं। वायुमंडलीय दाब पारे के 760 मिलीमीटर ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाला दाब। समुद्र तल पर औसत वायुदाब होता है 76 सेंटीमीटर या 700 मिलीमीटर। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब की इकाई बार है। 1 बार बराबर 10⁻⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो है वह वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जब किसी झील के तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तब उसका आकार जो है वह बढ़ जाएगा। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिसने लगती है, क्योंकि ऊपर वायुदाब कम हो जाता है। पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है, क्योंकि ऊपर वायुदाब जो है वह कम होता है। बैरोमीटर के पाठ्यांक अचानक गिरना संकेत देता है आंधी तूफान आने की। बैरोमीटर में पाठ्यांक का धीरे धीरे गिरना संकेत देता है वर्षा होने का। बैरोमीटर के पाठ्यांक का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना देता है मौसम साफ रहने का। वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है आर्द्रता। अपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है ये हाइग्रोमीटर से। ताप बढ़ने पर अपेक्षिक आर्द्रता जो है ये बढ़ती है। यहाँ से उत्प्लावन बल एवं उत्प्लावकता देख लेते हैं। द्रव का वह गुण जिससे कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है उसे कहते हैं उत्प्लावन बल। जब कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबोई जाती है तो वस्तु के भार में कमी प्रतीत होती है उत्प्लावन बल के कारण। लॉ ऑफ फ्लोटिंग या उत्प्लावकता प्लावन का सिद्धांत दिया है आर्काइमेडीज ने। प्लावन के नियम के अनुसार संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है। उत्प्लावन बल निर्भर करता है द्रव के घनत्व तथा द्रव में डूबी हुई वस्तु के आयतन पर। यदि पिंड का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक हो तो वह पिंड उस द्रव में डुबाया जाएगा। यहाँ से हम लोग घनत्व देख लेते हैं। किसी पदार्थ का इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान कहलाता है घनत्व। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान या आयतन का। घनत्व कैसा है? मात्रक के किग्रा प्रति मीटर क्यूब होता है। घनत्व का बीमा ml-3 होता है। आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। हाइग्रोमीटर और लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये प्लवन के सिद्धांत पर। जल में अशुद्धियाँ या लवण मिलाने पर जल का घनत्व जो है वह बढ़ता है। समुद्र जल में तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है। हीरा का अपेक्षिक घनत्व का आवर्तनांक होता है क्रमशः 3.52 और 2.417।
जब बर्फ शुद्ध जल में तैरती है तो उसका कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? 1/10 भाग। पानी से भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के ऊपर पिघल जाने पर पानी का तल अपरिवर्तित रहेगा। नमक के घोल में अंडा तैरता है क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घोल के घनत्व से होता है। दूध में क्रीम निकालने पर घनत्व बढ़ता है। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है वह घनत्व। लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है क्योंकि लोहे का अपेक्षित घनत्व पारे से कम होता है किंतु पानी से अधिक। बादल वायुमंडल में तैरते हैं क्योंकि वायु की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है। पिघलने पर बर्फ का आयतन जो है ये घटता है। जमने पर पानी का घनत्व जो है वह घटता है। जमने पर पानी का आयतन जो है वह बढ़ता है। ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती है क्योंकि जमने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है। हवा का घनत्व होता है 14.4। यहाँ से पृष्ठ तनाव देख लेते हैं। द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति को कहते हैं पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का कारण जो है अणुओं के बीच असंजक बल होता है। द्रव बूंद का संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति होती है। ये पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। पृष्ठ तनाव की बीमा होती है ml-² T-² द्रव का पृष्ठ तनाव निर्भर करता है द्रव की प्रकृति एवं ताप पर। द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव जो है ये घटता है। द्रव में घुलनशील अशुद्धि या नमक मिलाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव जो है ये बढ़ता है। अपमार्जक मिलाने से जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। बर्फ के बूंद गोलाकार होता है पृष्ठ तनाव के कारण। लोहे में सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? पृष्ठ तनाव के कारण। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, ये पृष्ठ तनाव के कारण। गड्ढे में भरे पानी की मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं, पृष्ठ तनाव कम होने से उसके लार्वा जल में डूबकर मर जाते हैं। समुद्र में लहरों को शांत करने के लिए तेल क्यों गिराया जाता है? पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए। तेल जल में पृष्ठ पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। यहाँ से ससंजक बल या असंजक बल देख लेते हैं एवं असंजक बल। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल होता है वह ससंजक बल। दो विभिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षक बल को ससंजक बल कहते हैं। द्रव में पृष्ठ तनाव होता है द्रव के अणुओं के बीच ससंजक बल के कारण। जल किसी वस्तु को भिगोता है असंजक बल के कारण। ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने पर अक्षर उभर कर आते हैं वह असंजक बल के कारण। जब कोई नाव नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर की ओर उठ जाता है। यहाँ से केशिकत्व देख लेते हैं। खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है वह कहलाती है केशनली। केशनली के द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना कहलाती है केशिकत्व। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ना कहलाता है केशिकत्व के कारण। ब्लॉटिंग पेपर या स्याही शीघ्र सोख लेता है ये कोशिकत्व के कारण। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये कोशिका क्रिया पर। पौधों की जड़ों से पर्ण पत्तियों की ओर जल बढ़ने का कारण होता है केशिकत्व। यहाँ से हम लोग सयांता देख लेते हैं। द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करता है वह कहलाता है सयांता। सयांता गुण केवल द्रवों तथा गैसों का है। द्रव की तुलना में गैसों की सयांता जो है ये कम होती है। एक आदर्श तरल की सयांता होती है 0।
ताप बढ़ाने पर द्रव की सांद्रता घटती है, ताप बढ़ाने पर गैस की सांद्रता जो है ये बढ़ती है। सांद्रता का SI मात्रक पॉइज होता है। सांद्रता गुणांक ml माइनस T1 सांद्रता गुणांक बीमा जो है ml-1T-1 होता है। किसी तल की सांद्रता का मापन किया जाता है, वह विस्कोमीटर से जल के भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप स्थिर हो जाता है सांद्रता के कारण। यहाँ से प्रत्यास्थता देख लेते हैं। जब किसी पिंड का बाहरी बल लगाया जाता है तो उसका आकार और आकृति दोनों ही बदल जाता है तथा जैसे ही बल हटाया जाता है तो अपने पूर्व अवस्था की स्थिति में आने का प्रयास करता है। पिंड का यह गुण कहलाता है प्रत्यास्थता। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल कहलाता है ये प्रतिबल। प्रतिबल का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल। प्रतिबल का परिणाम स्वरूप वस्तु के आकार में परिवर्तन कहलाता है विकृति। प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। सर्वाधिक प्रत्यास्थता पदार्थ जो है ये क्वार्टजाइट है। हुक के अनुसार प्रत्यास्थता की सीमा में उत्पन्न विकृति भी उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होता है। हुक का नियम प्रतिबल विकृति बराबर E होता है। कमानीदार तुलना किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? हुक के नियम पर। यहाँ से हम लोग बर्नौली प्रमेय देख लेते हैं। बर्नौली प्रमेय के अनुसार जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होता है वहाँ दाब कम होता है। बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण के बारे में बताता है? वह द्रव चलित दाब का। बर्नौली प्रमेय अनुसार हरा जल शांत बहता है। आंधी आने पर छप्पर उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? ये बर्नौली के सिद्धांत पर। आंधी आने पर टीन की छतें या छप्पर उड़ जाती है क्योंकि ऊपर का वायुदाब नीचे की वायुदाब से कम हो जाता है। वायुयान के ऊपर उठने एवं फुहारा कार्य करता है बर्नौली के सिद्धांत पर। सेंट स्प्रे आधारित होता है बर्नौली सिद्धांत पर। बुनसेन वर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बर्नौली के सिद्धांत पर। दाब के प्रभाव की दर मापा जाता है बेंचुरी मीटर से। द्रव चलित ब्रेक का कार्य करता है पास्कल के सिद्धांत पे। सरल आवर्त गति होता है किसी पिंड की साम्य स्थिति के इधर उधर गति करने को कहते हैं दोलन की गति। एक दोलन पूरा करने में लगा समय कहलाता आवर्तकाल। कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकेंड में जितना कंपन करता है उसे कहते हैं आवृत्ति। आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ज। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि जो है वह नहीं बदलती। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड। आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है द्रव्यमान पर। स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर आपस लौटने के लिए लगने वाले बल्ब को कहते हैं यह प्रत्यास्था बल। झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल जो है यह अपरिवर्तित रहेगा। लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है लोलक की लंबाई पर। लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल जो है यह बढ़ जाता है। कोई लड़की झूला झूलते खड़ी हो जाए तो आवर्तकाल घट जाएगा। किसी पेंडुलम की लंबाई दुगुनी करने पर उसका आवर्तकाल √2 गुना बढ़ जाएगी। जब लोलक की लंबाई चौगुनी की जाती है तो उसका आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा। किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाया जाए तो घड़ी का आवर्तकाल जो है यह बढ़ जाएगा। लोलक घड़ियाँ गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। तरंग एवं तरंग गति। अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य जो है ये यांत्रिकी तरंगे हैं। जल तरंगे होती है अनुप्रस्थ तरंगे। 2 उत्तोलक स्त्रिग तथा अथवा 2 उत्तोलक गर्त के बीच की दूरी कहलाती है तरंग दैर्ध्य।
तरंगदैर्घ्य कैसा है, मात्रक मीटर या एंगस्ट्रॉम होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 से पावर 10 मीटर होता है। यहाँ से हम लोग ध्वनि देख लेते हैं। ध्वनि का अध्ययन कहलाता है एकॉस्टिक। ध्वनि का वेग स्वाभाविक होता है ठोस में। ध्वनि की चाल जो है यह न्यूनतम होता है गैस में। ध्वनि गमन नहीं कर सकती है निर्वात में। ध्वनि माध्यमों में ध्वनि की चाल क्रमशः ठोस, इसके बाद द्रव, इसके बाद गैस में। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस ठोस में होता है? ये एल्युमिनियम में सबसे अधिक होता है, 6102 मीटर प्रति सेकंड होता है। किसी गैस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, हाइड्रोजन में 12084 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? ये माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर। हवा में ध्वनि का वेग जो 332 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। जल में ध्वनि की चाल जो है ये 1483 मीटर प्रति सेकंड है। लोहा स्टील में ध्वनि का चाल 5130 मीटर प्रति सेकंड है। डॉप्लर का प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। डॉप्लर प्रभाव के अनुसार जब किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता और ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है डॉप्लर प्रभाव के कारण। डॉप्लर प्रभाव का उपयोग किया जाता है आकाशीय पिंडों के वेग ज्ञात करने में। किसी माध्यम में वस्तु की चाल एवं ध्वनि की चाल का अनुपात होता है मैक संख्या। पाराध्वनिक की चाल का मैक संख्या होता है 1 से अधिक। अति पाराध्वनिक चाल की मैक संख्या होता है 5 से अधिक। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑडियोमीटर द्वारा। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र कहलाता है हाइड्रोफोन। ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल जो है यह बढ़ती है। वायु की प्रति 1 डिग्री ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल जो है वह बढ़ जाती है। दाब की ध्वनि का चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है आवृत्ति पर। महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का तारत्व अधिक होता है। ध्वनि तीव्रता की इकाई होता है वह डेसिबल। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मानव के लिए सबसे उपयुक्त ध्वनि तीव्रता होती है वह 45 डेसिबल। साधारण बातचीत की ध्वनि तीव्रता होती है 3040 डेसिबल। जोर से बातचीत की ध्वनि होती है 50 से 60 डेसिबल। ध्वनि तीव्रता वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकती है वह 95 डेसिबल। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होती है 17 मीटर। प्रतिध्वनि का कारण होता है यह ध्वनि तरंगे का परावर्तन। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकेंड तक। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये ध्वनि के परावर्तन पर कार्य करता है। हृदय धड़कन सुनने के लिए स्टेथोस्कोप की खोज रेते लेनेक ने किया था फ्रांस के। ध्वनि तरंगे यहाँ से देख लेते हैं। ध्वनि तरंगे जो है ये अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे गमन करती है ये लंबवत। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे कहलाती है अवस्रव तरंगे। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे कहलाती है स्रव तरंगे। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे कहलाती है पराश्रव तरंगे। सोनार तकनीकी का उपयोग होता है पराश्रव तरंगे का। पराश्रव तरंगे में कौन सुन सकता है? ये कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, डॉल्फिन। हमारा कान जो है ये श्रव तरंगे को ध्वनि तरंगे में कौन सा घटना घटित नहीं हो सकती है? ये ध्रुवन की घटना। यहाँ से विद्युत चुंबकीय तरंग देख लेते हैं। वे तरंगे जिससे संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है कहलाती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? मैक्सवेल के द्वारा। विद्युत चुंबकीय तरंग होती है अनुप्रस्थ तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे बनी होती है फोटोन की। एक्स किरणें, गामा किरणें, अवरक्त किरणें,
परावैंगनिक किरणें, दृश्य विकिरण होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे। एक्स किरणें की खोज किया था W.C. रॉटजेन ने। चिकित्सा क्षेत्र में CT स्कैन में उपयोग किया जाता है एक्स किरणें। क्रिस्टल की संरचना ज्ञान करने के लिए किरणों का प्रयोग किया जाता है एक्स किरणें का। एक्स किरणें में तरंगदैर्घ्य मापने वाला उपकरण होता है ब्रेग स्पेक्ट्रोमापी द्वारा। रात्रि दृष्टि उपकरण का प्रयोग की जाने वाली तरंगे कौन सी है? ये अवरक्त तरंगे। टीवी के रिमोट में प्रयुक्त होता है अवरक्त तरंगे। अवरक्त विकिरण की खोज किया था विलियम हार्वे ने। जल शोधक में कीटाणु को नष्ट करने उपयोग होता है परावैंगनिक किरणें। परावैंगनिक किरणें की खोज किया था जोहान रीटर ने। सौर तंत्र बाहर उत्पन्न हुई ऊर्जा विकिरण कहलाता है कॉस्मिक किरणें। कॉस्मिक किरणें होता है अवशेषित कण। दृश्य किरणें की खोज की है न्यूटन ने। दीर्घ रेडियो तरंगे की खोज किया था मार्कोनी ने। दीर्घ रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस परत से परावर्तित होती है? वह आयनन मंडल से। प्रकाश तरंगे तथा रेडियो तरंगे होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। सेलुलर फोनों, रेडियो और टीवियों में सूचना प्रसार उपयोग होता है रेडियो तरंगे का। रडार शत्रु में वायुयान का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है रेडियो तरंगे का। MRI मशीन में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? चुंबकीय तरंग का। हृदय कंपन में कौन सी तरंगे जो है वह उत्पन्न होती है? अपस्रव तरंगे। कीड़ों और घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है अल्ट्रासोनिक तरंगे। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंगों की लंबाई का मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम। यहाँ से हम लोग ऊष्मा देख लेते हैं। ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है। ऊष्मा की इकाई जूल कैलोरी वर्ग है। 1 ग्राम जल का ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा जो होती है वह कैलोरी होती है। कैलोरी बराबर 4.186 जूल या 4.2 × 10⁻² जूल। थर्म किसका यूनिट होता है ऊष्मा का? ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक जो है ये चांदी है। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कहलाते हैं ये विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा मात्रक जूल की किलोग्राम केल्विन होता है। 2 निकायों के बीच ऊष्मा की प्रवाह की दिशा निर्भर करती है उनके द्रव्यमान पर। नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए ऊष्मा होती है ये गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा का मात्रक होता है जूल किलोग्राम या कैलोरीग्राम। उबलते जल की अपेक्षा भाप से अधिक हाथ जलता है क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा होती है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। जल का वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है 536 से 540 कैलोरीग्राम। यहाँ से चालन या संवहन या एवं विकिरण देख लेते हैं। ठोस तथा पारे में ऊष्मा का संचलन होता है चलन विधि द्वारा। गैस एवं द्रवों की ऊष्मा का चलन होता है संवहन विधि द्वारा। पृथ्वी का वायुमंडल तथा विद्युत केतली का पानी गर्म होता है संवहन विधि द्वारा। पृथ्वी तक सूर्य की ऊष्मा पहुँचाती है विकिरण विधि द्वारा। स्वच्छ रातें में बादल छाई रातों की तुलना में ज़्यादा ठंडी रहती है विकिरण के कारण। अच्छे उत्सर्जन अच्छे अवशोषक होते हैं यह नियम किरचॉफ का नियम है। यहाँ से हम लोग ताप देख लेते हैं। ताप कैसा मात्रक जो है ये केल्विन है। सूर्य की बाहरी सतह ताप 6000 केल्विन होता है। उच्च तापमान मापा जाता है पायरोमीटर से। मानव शरीर का समान ताप होता है 98.6 फ़ारेनहाइट या 36 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही मान प्रदर्शित करता है वह -40 डिग्री तापमान पर किसी वस्तु का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता है? -273 डिग्री। सभी गैस से शून्य आयतन घेरेगी -273.15 डिग्री सेल्सियस पर। परम शून्य ताप होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। क्लिनिकल थर्मामीटर कहलाती है पारा थर्मामीटर या तापमापी।
पहला थर्मामीटर का आविष्कार किया था फ़ारेनहाइट ने। अति ठंड प्रदेशों में ताप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है अल्कोहल तापमापी का। यहाँ से गलनांक, हिमांक एवं क्वथनांक देख लेते हैं। अल्कोहल मापता है ये 115 डिग्री सेल्सियस पर, पारा जमता है -39 डिग्री सेल्सियस पर। पारे का क्वथनांक होता है 375 डिग्री सेल्सियस। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में बदला जाता है कहलाता है गलनांक। वह ताप जिस पर ठोस में बदला जाता है कहलाता है हिमांक। वह ताप जिस पर द्रव वाष्प या गैस में बदल जाता है कहलाता है क्वथनांक। गलनांक और हिमांक होता है बराबर। सेल्सियस पैमाने पर जल का हिमांक एवं क्वथनांक 0 डिग्री सेल्सियस तथा 100 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का हिमांक एवं क्वथनांक होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन पैमाने पर शुद्ध जल का हिमांक एवं क्वथनांक होता है 273 केल्विन तथा 273 केल्विन। नमक मिलाने पर बर्फ का गलनांक जो है ये घटता है। दाब बढ़ाने पर, अशुद्धियाँ मिलाने पर द्रव का क्वथनांक जो ये बढ़ जाता है। पहाड़ों पर खाना देर से पकता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जल का क्वथनांक कम हो जाता है। जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन पहले घटेगा और फिर बढ़ता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक जो है वह बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर घटता है। तेल हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिए जाए तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य होता है एक समान तापमान बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु संरक्षित तापमान जो है वह 4 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम। रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? फ्रियोन का। 2 भिन्न धातुओं द्वारा बनाया गया सेसनर है ये थर्मोकप। थर्मोकप का प्रयोग किया जाता है तापमान मापने के लिए। ठोस कपूर में कपूर वाष्प बनने के प्रक्रिया कहलाता है ऊर्ध्वपातन। वायु का जल वाष्प मात्रक है आर्द्रता का। सापेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है हाइग्रोमीटर। आर्द्रता अधिक होती है बरसात में। ताप बढ़ाने पर आपेक्षिक आर्द्रता जो है ये घटती है। मोटर गाड़ी के टायरों का ट्यूब फटने पर हवा का ठंडा होना रुद्धोर पराक्रम है। साइकिल में हवा भरने समय पंप गर्म हो जाती है। ये रुद्धोष्म परिवर्तन के कारण प्रकाश एवं प्रकाश तरंगे देख लेते हैं। वह ऊर्जा जिसके प्रकाश से हम वस्तुओं को देख पाते हैं कहलाता है प्रकाश। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं फोटोन। प्रकाश फोटोन सिद्धांत की व्याख्या की थी अल्बर्ट आइंस्टीन ने। प्रकाश के वेग सर्वप्रथम ज्ञात किया जाता है डेनमार्क के रूमबर्ग 1676 ईस्वी में। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति समान होती है। बिजली की चमक काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। प्रकाश विद्युत प्रवाह का प्रतिपादन किया था आइंस्टीन ने। प्रकाश तरंगे होती है अनुप्रस्थ तरंगे। प्रकाश तरंगे निश्चित होती है अनुदैर्ध्य तरंगे से। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है 39 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम के बीच। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य परास होती है वह 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम। तरंगदैर्घ्य शाब्दिक होती है लाल रंग का। तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है बैंगनी रंग का। आवृत्ति शाब्दिक होता है बैंगनी रंग की। आवृत्ति कम होती है वह लाल रंग की। सभी रंगों को अवशोषित करता है काला रंग की वस्तु का।
प्रकाश की तरंग गति सिद्धांत को प्रस्तुत किया है वह क्रिस्टियान हैगेस ने 1678 में प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत का प्रस्तुत किया है। वो आइंस्टीन ने 1905 ईस्वी में प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगता है वो 8 मीटर 20 सेकेंड। चंद्रमा में परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगता है 1.3 सेकेंड। जब प्रकाश वायु से कांच में पहुंचाता है तब इसकी चाल जो है ये घट जाती है। प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत सूर्य प्रकाश का 7 विभिन्न रंगों में अलग होने की प्रक्रिया कहलाती है वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म या कांच से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? बैंगनी रंग का। श्वेत सूर्य प्रकाश मिश्रण है वह 7 रंगों का। सूर्य की किरणें की तीव्रता या सौर विकिरण मापी जाती है एक्सोनोमीटर से। कैथोड किरणें होता है यह ऋणात्मक व अदृश्य। कैथोड किरणें की खोज विलियम कुक ने। कैथोड किरणें का वेग प्रकाश का वेग का होता है 1/10 गुना। प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन। जब प्रकाश किरणें वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कणों से टकराती है तो विभिन्न दिशाएं में फैल जाती है यह घटना कहलाती है प्रकाश का परिकिरणन। प्रकाश का परिकिरणन कम होता है लाल रंग के प्रकाश का परिकिरणन सबसे अधिक होता है बैंगनी रंग के प्रकाश का। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश के परिकिरणन के कारण। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है ये काला। पृथ्वी को देखने पर आकाश दिखाई देता है नीला। समुद्र का जल नीला दिखाई देता प्रकाश के परिकिरणन के कारण। उगते हुए डूबते हुए सूर्य लाल दिखाई देती है प्रकाश के परिकिरणन के कारण। प्रकाश चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के परावर्तन पर। सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है जबकि गीला धुतिहीन। यह प्रकाश के परावर्तन के कारण। परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। माध्यम में परिवर्तन से प्रकाश किरणें के पथ में परिवर्तन कहलाता प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं प्रकाश अपवर्तन के कारण। जल के अंदर पड़ी वस्तु आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होती है प्रकाश का अपवर्तन के कारण। हीरा का चमकना या मृग मृचिका बनने के कारण जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। कांच की दरार तथा पानी की बुलबुला चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई पड़ते हैं प्रकाश में व्यक्तीकरण के कारण। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्णांतरिक परावर्तन पर। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? ये नादीदर कंपनी ने। इंद्रधनुष बनता है प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण से। इंद्रधनुष का रंग होता है 7। इंद्रधनुष के बीच का रंग जो है वो हरा होता है। इंद्रधनुष किस रंग का विक्षेपण जो ये सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का और सबसे कम लाल रंग का। इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में। प्राथमिक या मूल रंग किसे कहते हैं? नीला लाल हरा को। जिन दो रंगों को मिलाने से श्वेत रंग बनता है उसे कहते हैं पूरक वर्णक। रंगीन टेलीविजन का उपयोग किया जाता है प्राथमिक रंग का। टेलीविजन का आविष्कार J.L. बेयर्ड ने किया था। यहाँ से गोलीय दर्पण देख लेते हैं। सपाट सतह संयुक्त दर्पण जिसकी एक सतह परावर्तक एवं दूसरी सतह कलाई पॉलिश की होती है कहलाता है समतल दर्पण। दर्पणों के पीछे की कलाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का। समतल दर्पण बनना
प्रतिबिंब होता है ये आभासी, सीधा एवं वस्तु के बराबर। समतल दर्पण वक्ता त्रिज्या होता है अनंत पर। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तन किसे माना जाता है? समतल दर्पण का। समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरक प्रतिबिंब देखने हेतु दर्पण की ऊंचाई आवश्यक होती है। वस्तु की ऊंचाई के आधा दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है आभासी, सीधा एवं वस्तु से छोटा। गाड़ियों के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण होता है ये अवतल दर्पण। वाहनों के साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ये उत्तल दर्पण का। सोडियम परावर्तन लैंप के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ये उत्तल दर्पण का। दाढ़ी बनाने, दांत, आँख, नाक, कान की जांच में डॉक्टर प्रयोग करता है अवतल दर्पण का। लेंस एवं मानव नेत्र, एक अथवा दो गोलीय पृष्ठों की संयुक्त कोई प्रदर्शित माध्यम कहलाता है लेंस। अवतल लेंस कहलाता है अपसारी लेंस। उत्तल लेंस कहलाता है वह अभिसारी लेंस। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है वह डायोप्टर। धूप की चश्मे की क्षमता 0 डायोप्टर होती है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करते हैं यह अवतल लेंस की भांति दिखता उत्तल लेंस की तरह है। मानव नेत्र का कार्य जो है उत्तल लेंस की तरह होता है। मानव नेत्र में रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक तथा उल्टा। फोटोग्राफी कैमरे का कौन सा भाग रेटिना की तरह कार्य करता है? वह फिल्म। नेत्रदान में मनुष्य का दान करता है कॉर्निया का। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है वह आइरिस। आँखों के रंग से मतलब कि आइरिस का रंग रेटिना का शंकु एवं छर निर्धारित करता है क्रमशः आँख के रंग एवं प्रकाश की तीव्रता। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दृष्टि होती है 25 सेंटीमीटर। आँख के लिए दूर बिंदु होता है अनंत। निकट दृष्टि दोष की व्यक्ति को नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है, दूर की नहीं। निकट दृष्टि दोष का कारण होता है नेत्र लेंस की मोटाई में वृद्धि तथा फोकस दूरी में कमी। दूर दृष्टि दोष व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखाई देती है, नज़दीक की नहीं। दूर दृष्टि दोष का कारण नेत्र लेंस की मोटाई में कमी तथा फोकस दूरी की में वृद्धि। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग कर। दीर्घ दूर दृष्टि दोष दूर किया जाता है उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग कर। दूर दृष्टि दोष होने पर प्रतिबिंब बना होता है रेटिना के पीछे। जरा दृष्टि दोष व्यक्ति न तो दूर और न ही निकट की वस्तु देख पाता है। जरा दृष्टि दोष निवारण हेतु उपयोग किया जाता है द्विफोकस लेंस। अबिंदुकता दोष में व्यक्ति क्षैतिज दिशा के ठीक देख पाता है परंतु ऊर्ध्वाधर दिशा नहीं देख पाता है। अबिंदुकता दोष के निवारण के लिए किससे उपयोग में लाया जाता है? बेलनाकार लेंस का। वर्णधता एक आनुवंशिक रोग है। वर्णधता रोग में व्यक्ति किस रंग में विभेद नहीं कर पाता है? लाल व हरा रंग का। घड़ी साइज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए उपयोग करता है आवर्धन लेंस का। कमरे में लगा होता है उत्तल लेंस। सूक्ष्मदर्शी का प्रयुक्त किया जाता है उत्तल लेंस का। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार रेड जॉन सेन ने। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग होता है दो उत्तल लेंस में। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया जाता है नॉल और रुस्का ने। दूरबीन का आविष्कार किया था हेंस लिपेर्सी ने। दूर की वस्तु को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है टेलीस्कोप का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। विद्युत धारा किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर कहलाता है विद्युत धारा होता है एक अदिश राशि। विद्युत धारा का SI मात्रक एमीटर होता है। विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर से। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है ये 0। विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है कूलॉम। एक कूलॉम आवेश बराबर होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई होती है ऊर्जा। विद्युत शक्ति कैसा मात्रक वाट होता है। 1 किलोवाट घटा बराबर होता है 1 यूनिट। 1 किलोवाट घटा बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल। विद्युत वाहक बल्ब का मात्रक होता है वोल्ट। विद्युत विभव कैसा मात्रक होता है वोल्ट। विद्युत धारिता कैसा मात्रक होता है फैराडे। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा में उपस्थित मापी जाती है गैल्वेनोमीटर से। शंट होता है एक कम प्रतिरोध वाला तार। लघुपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान जो है बढ़ जाता है। विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है वह काला। अविष्ट खोखले गोले में अंदर वैद्युत तीव्रता होती है वह शून्य। घरेलू विद्युत तारे का संयोजन मूलतः किस क्रम में होता है समानांतर क्रम में। फैराडे का नियम संबंध विद्युत अपघटे से होता है। फ्यूज तार मिश्रण होता है सीसा और टिन्स का। विद्युत फ्यूज का गलनांक है निम्न। विद्युत फ्यूज कार्य करता है विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक। हीटर का तार बना होता है ये नाइक्रोम का। नाइक्रोम मिश्र धातु निकल व क्रोमियम का। बल्ब फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमसन एडिसन ने। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भारी होती है वह नाइट्रोजन वह आर्गन। जलते हुए बल्ब के तनु का ताप समान कितना होता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर कुछ जो है वो डिलीट हो चुका है यहाँ से। टंगस्टन का गलनांक तथा क्वथनांक होता है क्रमशः 3422 डिग्री सेल्सियस तथा 5930 डिग्री सेल्सियस। हैलोजन लैंप का तंतु मिश्रण होता है टंगस्टन एवं रेड सोडियम का। सामान्य ट्यूबलाइट में भरा होता है वह पारे का वाष्प व आर्गन। ट्यूबलाइट के दीवार में किसका लेप चढ़ा होता है ये फास्फोरस का। ट्यूबलाइट में दोनों किनारे पर लगे होते हैं बेरियम ऑक्साइड का लेप। चालक का वह गुण जो उसमें प्रवाहित आवेश का विरोध करता है कहलाता प्रतिरोध। प्रतिरोध कैसा मात्रक ओम होता है। किसी धातु की प्रतिरोधकता गर्म करने पर बढ़ती है। प्रतिरोधकता कैसा मात्रक जो है ये ओम होता है। ओम मीटर होता है। विभवांतर मापा जाता है वोल्टमीटर से। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोधकता होता है अनंत पर। ऊर्जा का रूपांतरण वह क्रिया जिसमें किसी चालक को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चालक में विद्युत धारा प्रेरित होता है कहलाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। डायनेमो विद्युत मोटर में ट्रांसफार्मर माइक्रोफोन लाउडस्पीकर आदि कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो को आर्मेचर बना होता है लोह चुंबकीय पदार्थ से। विद्युत मोटर बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में। माइक्रोफोन बदलता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत सेल परिवर्तित करता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिकी ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में बदलता है सितारा। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है मोमबत्ती को। लाउडस्पीकर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत सेल देख लेते हैं। विद्युत सेल का आविष्कार किया था वोल्टा ने। शुष्क सेल कहलाता है प्राथमिक सेल। शुष्क सेल की क्षमता होती है 1.5 वोल्ट। सेल में संग्रहित ऊर्जा होती है रासायनिक। विद्युत सेल कैथोड बना होता है कार्बन का। विद्युत सेल का एनोड बना होता है जस्ता का। सेल में एनोड पर होता है धन आवेश। सेल में कैथोड पर होता है ऋण आवेश। संचयी बैटरी प्रयुक्त धारा सीसा होती है। गैलेनायस्क है सीसा का। किसी लवण में जलीय विलयन जिससे विद्युत धारा गुजर सकती है कहलाते विद्युत अपघटे। सीसा संचयी बैटरी कार्ड बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटे होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। लेक्लांसे सेल प्रयुक्त विद्युत अपघटे होता है अमोनिया क्लोराइड का। लेक्लांसे सेल का प्रयोग किया जाता है विद्युत घंटी टेलीफोन आदि में। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने। विद्युत घंटी का कार्य होता है विद्युत चुंबकीय प्रभाव। दूरबीन का आविष्कार किया था हेस लिपेर्सी ने। यहाँ से दृष्टि धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा देख लेते हैं।
दृष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा देख लेते हैं। किसी परिपथ में एक दिशा में बहने वाली धारा कहलाती है दृष्ट धारा, डायरेक्ट करंट। यदि धारा का प्रवाह समानांतर रूप से आगे पीछे हो तो इसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा विद्युत धारा आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। डायनेमो से धारा बहती है एक दिशा में। ट्रांसफार्मर का कार्य है विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर। ट्रांसफार्मर का आविष्कार किया था माइकल फैराडे ने। ट्रांसफार्मर कोल्ड बना होता है नॉर्मल लोहा का। ट्रांसफार्मर की दक्षता व्यक्त की जाती है किलोवाट घंटा में। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है केवल एसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में। ट्रांसफार्मर का कार्य उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में एवं निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलना। प्रत्यावर्ती धारा जो है को दृष्ट धारा में परिवर्तित करता है ये रेक्टिफायर द्वारा। इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है वह डीसी को एसी में बदलने के लिए। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है विद्युत धारा। टेलीफोन का आविष्कार जो है ग्राहम बेल ने। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जो है प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है ये प्रेरित धारा का। यहाँ से चालक, अर्धचालक एवं अर्धचालक देख लेते हैं। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवेश करते हैं चालक कहलाते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होता है कहलाता है अचालक। विद्युत चालकता का यूनिट होता है माहे। पदार्थ जिनकी चालकता चालक एवं अचालक के बीच होती है कहलाता है अर्धचालक। प्रमुख अर्धचालक सिलिकॉन जर्मेनियम है। सोलर सेल उपयोग होता है सिलिकॉन में। प्रकाश वोल्टियर सेल होता है सौर सेल में। अर्धचालक पदार्थों अशुद्धियाँ मिलाने पर उसकी विद्युत चालकता बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। गर्म करने पर अर्धचालक की प्रतिरोधकता जो ये घट जाती है। ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं अर्धचालक से। ट्रांजिस्टर बनाने में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला अर्धचालक सिलिकॉन तथा जर्मेनियम है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार जो है डब्ल्यू साल्के ने। कुछ धातुओं का प्रतिरोध परम शून्य ताप के निकट पहुंचने पर लगभग शून्य हो जाता है कहलाता है अतिचालक। अतिचालक प्रतिरोधकता होती है वह शून्य। अतिचालक का लक्षण होता है उच्च पारगम्यता। वायुमंडलीय दाब पर किसी अतिचालक द्वारा प्रति अधिकतम ताप होता है 133 केल्विन। अतिचालकता की खोज किसने की थी? कैमरलिंग ओस्टन ने 1911 ईस्वी में। त्वरित के दौरान भवनों की सुरक्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है? त्वरित चालक का। त्वरित चालक का आविष्कार जो किया था ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। त्वरित चालक बनाए जाते हैं तांबे का। यहाँ से हम लोग चुंबक देख लेते हैं। प्रति चुंबक होता है लौह ऑक्साइड का। कृत्रिम चुंबक बना होता है लोहा, निकेल, कोबाल्ट इत्यादि का। अस्थायी चुंबक बना होता है नर्म लोहे का। अस्थायी चुंबक बना होता है इस्पात का। चुंबक के समान ध्रुवों में होता है विकर्षण। चुंबक के असमान ध्रुवों में होता है आकर्षण। स्वतंत्र पूरक लटका हुआ चुंबक इंगित करता है उत्तर दक्षिण दिशा को। चुंबक में लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने वाला गुण कहलाता है चुंबक। चुंबक का सबसे अधिक पाया जाता है वह चुंबक के सिरे के निकट। चुंबक का अभाव होता है चुंबक के ठीक मध्य में। चुंबक खत्म हो जाता है वह पीटने या गर्म करने से। चुंबक सुई संकेत करती है उत्तर दिशा में। चुंबक की चारों ओर वह क्षैतिज जिससे चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है कहलाता है चुंबक क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र कैसा है? मात्रक जो वह टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र सीजीएस। मात्रक जो है वह गैस होता है। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कैसा है? मात्रक टेस्ला या न्यूटन एमीटर या वेबर मीटर स्क्वायर होता है। विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया था ऑस्ट्रेड द्वारा। किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है दक्षिण से उत्तर ध्रुव में। किसी स्थान पर चुंबक का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र तल के साथ जितना कोण बनाता है
उस स्थान कहलाता है नम्न कोण। पृथ्वी के ध्रुव पर नम्न कोण होता है 90 डिग्री। विषुवत रेखा पर नम्न कोण होता है 0 डिग्री। चुंबकीय यामोत्तर या भौगोलिक यामोत्तर के बीच की कोण कहलाता है दीपक कोण। पृथ्वी के दिक्पात का मान होता है 180 डिग्री। चुंबकीय प्लस का SI मात्रक वेबर होता है। यहाँ से यांत्रिकी देख लेते हैं। ताप युग तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सीबेक के प्रभाव पर। राडार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये रेडियो तरंगे के परावर्तन पर। राडार उपयोग करता है रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। राडार का आविष्कार किया जाता है H. टेलर एवं लियो सी यंग ने 1930 ईस्वी में। राडार का पूर्ण नाम जो है ये रेडियो डिटेंसिंग एंड रेंजिंग क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। रॉकेट प्रौद्योगिकी में त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? ये हेलोग्राफी द्वारा। लेजर अथवा किसी सशक्त प्रकाश स्रोत से निकलती 2 प्रकाश किरणें को व्यक्त त्रिविमीय प्रतिबिंब बना होता है हेलोग्राफी द्वारा। हेलोग्राफी का आविष्कार किया था डेनिस ग्रोबर ने। लेजर का आविष्कार किया था T.H. मैनन ने। लेजर का पूर्ण नाम जो है वो लाइट एम्प्लीकेशन बाय स्टिमुलेशन एमिशन ऑफ रेडिएशन है। लेजर प्रयोग होता है धातु को काटने में, हीरे को तराशने, रोगों को इलाज करने आदि में। मेसर का उदाहरण है जो कि उत्तेजित उत्सर्जन द्वारा प्रबंधक के मध्यम विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। मार्स का पूर्ण नाम जो है वह माइक्रोवेव एम्प्लीकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन है। मेजर की खोज जो है वह चार्ल्स H. टॉन ने। लेजर प्रकाश किरणें का उत्सर्जन होता है जबकि मेसर का सूक्ष्म तरंगे का। यहाँ से परमाणु भौतिकी देख लेते हैं। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे परमाणु कहते हैं। परमाणु के नाभिक की खोज जो है वह रदरफोर्ड ने। नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर। परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर। परमाणु की 3 मौलिक कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक उपस्थित होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। प्रोटॉन न्यूट्रॉन की कुल संख्या का योग कहलाता है द्रव्यमान संख्या। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है परमाणु संख्या के। प्रोटॉन के नामकरण किया जाता है रदरफोर्ड ने। प्रोटीन की खोज किया था गोल्डस्टीन ने 1886 ईस्वी में। इलेक्ट्रॉन की खोज किया था J. थॉमसन ने 1897 में। न्यूट्रॉन की खोज किया था J. चैडविक ने 1932 में। प्रोटॉन होता है धन आवेशित कण, इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेशित कण, न्यूट्रॉन होता है आवेशहीन कण। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का होता है 1836 गुना। पोजिट्रॉन एक धन आवेशित कण है। पोजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने 1932 में। न्यूट्रॉन को द्रव्यमान व आवेश रहित कण है। न्यूट्रॉन की खोज पॉली ने 1930 में। प्रोटॉन होता है ऊर्जा बंडल। परमाणु विद्युत होता है उदासीन। रेडियो संक्रियता तत्व देख लेते हैं। तत्व स्वतः विघटित होकर विकिरण उत्सर्जित करते हैं कहलाते हैं रेडियो संक्रियता तत्व। पदार्थों के विघटन के फलस्वरूप निकलने वाले किरणें कहलाती रेडियो संक्रिय किरणें। रेडियो धर्मी पदार्थ उत्सर्जन करते हैं अल्फा, बीटा एवं गामा किरणें। रेडियो संक्रियता खोज हेनरी बैक्यूरेल ने। रेडियो संक्रियता मापा जाता है वह क्यूरी द्वारा। रेडियो संक्रियता की माप की जाती है GM काउंटर से। अल्फा, बीटा व गामा विद्युत चुंबकीय तरंग होता है केवल गामा किरणें। गामा किरणें का नामकरण रदरफोर्ड ने। गामा किरणें की खोज जो वह हेनरी बैक्यूरेल ने। वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है तरंगदैर्घ्य। वेधन क्षमता सबसे अधिक तथा तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है गामा किरणें की। कोबाल्ट 60 जो है रेडियो एक्टिविटी समस्थानिक होता है। कोबाल्ट 16 उत्सर्जन कर गामा किरणें। कोबाल्ट 60 जो है उत्सर्जित गामा किरणें का प्रयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में। आयोडीन 131 समस्थानिक का प्रयोग होता है थायराइड ग्रंथिया के कैंसर के इलाज में। रेडियो की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी एवं मैडम क्यूरी ने। जीव
अवशेषों की आयु का पता लगाया जाता है कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। पृथ्वी की उपस्थित पुरानी चट्टानों प्राप्त किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। यहाँ से नाभिकीय ऊर्जा देख लेते हैं। भारी नाभिक के दो लगभग बराबर खंडों में विभक्त होना कहलाता है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर होता है न्यूट्रॉन का। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम सिद्धांत जो है वह नाभिकीय विखंडन होता है। परमाणु बम का प्रयोग होने वाला तत्व जो है यूरेनियम 235 तथा प्लूटोनियम 239 है। प्रथम परमाणु बम बनाया जाता है रॉबर्ट ओपेनहोमर द्वारा 945 ईस्वी में। सूर्य ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। हाइड्रोजन बम आधारित होता है नाभिकीय संलयन क्रिया पर। हाइड्रोजन बम विकसित किया जाता है एडवर्ड टेलर द्वारा 1952 में। नाभिकीय का परमाणु रिएक्टर होता है आणविक भट्ठी में। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर बना होता है एनरिको फर्मी द्वारा 1942 शिकागो में। प्रथम भारतीय नाभिकीय भट्टी जो है वह अस्प्रा है। नाभिकीय रिएक्टर के मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट या भारी जल का। रिएक्टर में नियंत्रित छड़ के रूप में प्रयोग होता है कैडमियम या बोरॉन की छड़। रिएक्टर शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है भारी जल एवं द्रव सोडियम का। भारत में नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में सर्वाधिक प्रयुक्त होता है यूरेनियम 238। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन जो है ये थोरियम है। न्यूक्लियर बम बनाने में किसका उपयोग किया जाता है यूरेनियम का। भारत में प्रथम परमाणु संयंत्र जो है ये तारापुर में है।